पत्रों की जांच कल भी रहेगी जारी, प्रचार अभियान तेज। खान सचिव पूजा सिंघल मामले से जुड़ा सीए सुमन कुमार देर शाम गिरफ्तार, प्रवर्तन निदेशालय आज भी कर सकता है पूछताछ। भ्रष्टाचार के विरुद्ध भाजपा का सभी जिलों में प्रदर्शन। और राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने गुजरात को 20-0 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने पुडुचेरी को 36-0 से दी मात। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा की और बच्चों को तकनीक के अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए हाइब्रिड शिक्षा मॉडल पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने देखा कि एनईपी 2020 के लॉन्च होने के बाद से 2 वर्षों में लागू होने से नीति के तहत निर्धारित पहुंच, इक्विटी, समावेशिता और गुणवत्ता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई पहलों को शुरू किया गया है। स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने के विशेष प्रयासों से लेकर उच्च शिक्षा में बहुप्रवेश और निकास की शुरुआत तक कई परिवर्तनकारी सुधार शुरू किए गए हैं, जो देश की प्रगति को परिभाषित और नेतृत्व करेंगे, क्योंकि देश ने अमृतकाल में प्रवेश किया है। प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय संचालन समिति के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। स्कूली शिक्षा में बाल वाटिका में गुणवत्ता, ईसीसीई, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, परीक्षा सुधार और कला एकीकृत शिक्षा, खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र जैसे अभिनव शिक्षण जैसे पहलों को बेहतर सीखने के परिणामों और बच्चों के समग्र विकास के लिए अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों की तकनीक के अत्यधिक जोखिम से बचने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने की एक हाइब्रिड प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्रों के डेटाबेस को स्कूल डेटाबेस के साथ समेकित रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आंगनवाड़ी स्कूलों में जाते हैं। स्कूलों में बच्चों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग तकनीक की मदद से की जानी चाहिए। छात्रों में वैचारिक कौशल विकसित करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित खिलौने के उपयोग पर बल देना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक विद्यालयों को मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अपने क्षेत्र के किसानों के साथ मिट्टी परीक्षण के लिए जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया कि लचीलेपन और आजीवन सीखने के लिए मल्टीपल एंट्री एग्जिट के दिशा निर्देशों के साथ साथ डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च करने से अब छात्रों को उनकी सुविधा और पसंद के अनुसार अध्ययन करना संभव हो जाएगा। जीवन भर सीखने के लिए नई संभावनाएं पैदा करने और शिक्षार्थियों में महत्वपूर्ण और अंतः विषय सोच को केंद्रीय रूप से शामिल करने के लिए यूजीसी ने दिशा निर्देश प्रकाशित किए हैं, जिसके अनुसार छात्र एक साथ 2 शैक्षिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा और परीक्षण में बहुभाषावाद पर बल दिया जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अंग्रेजी के ज्ञान की कमी किसी भी छात्र की शैक्षिक प्राप्ति में बाधा न बने। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य मूलभूत स्तर पर 1 से ज्यादा भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं और दीक्षा मंच पर सामग्री 33 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है। एनआईओएस ने माध्यमिक स्तर पर भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा विषय के रूप में पेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,451 नए मामले सामने आए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 20,635 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और इसमें कोरोना वीरों को लगातार सफलता मिल रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में कोरोना को मात देने के लिए जांच और इलाज पर बल दिया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना का एक भी मामला शेष नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान सैंपल जांच में कोई संक्रमित नहीं मिला, जबकि एक कोरोना वीर ने कोविड को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती। इधर रांची में सैंपल जांच में सिर्फ 1 मरीज मिला, जबकि 2 लोगों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के कुल 22 एक्टिव मामले शेष हैं। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 1,90,20,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार अब तक 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों को 4 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। एहतियाती डोज 2,95,00,000 से अधिक लोगों को दी गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने WHO के भारत में कोरोना के मौत के आंकड़ों पर ऐतराज जताया है। गुजरात के केवड़िया में आयोजित चिंतन शिविर में स्वास्थ्य मंत्रियों ने WHO के मॉडल को दोषपूर्ण बताया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारत में कोविड से हुई मौत के आंकड़ों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे नामंजूर कर दिया है। गुजरात के केवड़िया में परिषद की बैठक के दौरान सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मॉडल दोषपूर्ण है, वास्तविकता से ज्यादा अनुमान पर आधारित है। प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि भारत में मौत के सभी आंकड़े एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत व्यवस्थित तरीके से दर्ज किए जाते हैं। इसके साथ ही कोविड जैसी महामारी से निपटने के लिए पहले से ही स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की गई। WHO ने देश में कोविड के संदर्भ में मृत्यु का अपना एक अनुमान दिया है, लेकिन भारत जैसे देश में 100 साल पहले से बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्री मेंटेन की जाती है। देश में आज 99.9% मृत्यु रजिस्टर होते हैं। इसलिए हम सब लोगों ने साथ में मिलकर एक रिजोल्यूशन पास किया है कि हम WHO का ये जो अनुमान है उसको नहीं मानते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड से संबंधित अधिक मृत्यु दर के अनुमानों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के गणितीय मॉडल पर संदेह व्यक्त किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्रामाणिक डेटा उपलब्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिक मृत्यु दर के अनुमानों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि संगठन के मॉडल की वैधता और डेटा संग्रह की प्रणाली काफी संदिग्ध है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विश्व थैलेसीमिया दिवस पर आज एक वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वे भी इस वेबिनार में शामिल होंगे। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न जिलों में सरगर्मी बढ़ी हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार कल तीसरे चरण के प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। इस चरण का चुनाव 24 मई को होना है, जबकि वोटों की गिनती 31 मई को कराई जाएगी। इधर चौथे चरण के चुनाव के सिलसिले में कल भी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रत्याशी 10 और 11 मई को नामजदगी का पर्चा वापस ले सकते हैं। आगामी 27 मई को मतदान, जबकि 31 मई को मतगणना होगी। इधर शेष निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद सभी प्रत्याशी चुनावी समर जीतने के लिए भरसक कोशिश में जुटे हैं। इस बीच पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां भी काफी तेज हो गई हैं। कोडरमा के निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने जिले के सभी आरओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बैठक कर सभी जगहों पर उड़नदस्ता प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया। इसके अलावा चुनाव से जुड़ी अन्य हिदायतें भी दी। गिरिडीह जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर खासा उत्साह है। जिला प्रशासन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भय रहित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए मुस्तैद है। गिरिडीह उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेयस लकड़ा ने बताया कि गिरिडीह में 4 चरणों में मतदान होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव समाप्ति के तुरंत बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतगणना भी कराई जाएगी। गिरिडीह जिला प्रशासन निष्पक्ष और निर्भीक तौर पर सभी हमारे जो नागरिक हैं उनको ये प्रेरित करती है और अपील भी करती है कि आप लोग निर्भीक और निडर होकर और एक देश के अच्छे नागरिक की अपनी भूमिका निभाने के तौर पर आप आएँ और इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने जो मताधिकार का जो महत्वपूर्ण अधिकार का जो प्रयोग है वो आप लोग अपना करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भय रहित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए मुस्तैद है और आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं से भयमुक्त माहौल में मतदान करने की अपील की। ये जो हम लोग जो बूथ्स हैं ये 4460 बूथों पे हम लोग कर रहे हैं पूरे गिरिडीह जिला। ये बूथ चाहे वो सामान्य की श्रेणी में हो और शहर के नज़दीक के बूथ हो मुफस्सिल में, या अगर ये दूरस्थ या नक्सल प्रभावित जगह पर हो।
राज्य के अन्य जिलों में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हैं, ताकि गांव की सरकार के गठन में ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण वोटरों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा खान सचिव पूजा सिंघल मामले से जुड़ा सीए सुमन कुमार को कल देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में पेशी और मेडिकल जांच के बाद उसे जेल भेज दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय आज भी उससे पूछताछ कर सकती है। इधर भ्रष्टाचार के विरुद्ध भाजपा ने आज सभी जिलों में प्रदर्शन का ऐलान किया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पटियाला में एक कार्यक्रम में खास भूमिका में नजर आए। कैसा रहा ये क्षण? नए खिलाड़ी पुराने खिलाड़ी के साथ खूब हास परिहास और हंसी ठिठोली और तमाम एक्सपीरियंस जो साझा किए गए, कैसा अनुभव रहा आपके लिए? किसी व्यक्ति या किसी संस्था के जीवन के 61 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जब संस्था की बात आती तो उसके साथ बहुत सारे लोगों का जुड़ाव होता है। और प्रसन्नता इस बात की थी, खिलाड़ी भी थे, कोचेज भी थे। कई खिलाड़ी जिन्होंने 20 वर्ष यहां लगाए, कई कोचेज जिन्होंने 42 से 45 साल NIS पटियाला में लगाया। तो अपने आप में सोचकर ये लगता है कि कितना बड़ा ये परिवार है। हजारों हजारों खिलाड़ी, हजारों हजारों कोच नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से पास आउट होकर भी गए, देश के लिए मेडल भी जीते और बहुत भावुक भी थे, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद सबको बड़ा मौका मिला 1200-1500 लोगों को इकट्ठे होने का। और बड़ी बात यह है कि जो कोचेस 70-70 साल की उम्र के भी हैं, वो कितने एनर्जेटिक हैं, कितने फिट हैं। तो शायद इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं खेलो इंडिया, खेलोगे तो खिलोगे। और फिट इंडिया कैंपेन को इसलिए बढ़ावा देते हैं कि कहीं ना कहीं फिटनेस के कारण आप मानसिक शारीरिक तौर पर स्वस्थ भी रहते हो और देश के लिए आपका बड़ा योगदान भी रहता है। तो इतना बड़ा अनुभव जो सबने साझा किया खिलाड़ियों ने, अपनी शरारतों से लेकर, अपनी दिवाली होली से लेकर, अपनी कैंटीन और भोजन की बातों से लेकर अपनी फील्ड तक की बात, तो एक बड़े परिवार के रूप में NIS पटियाला को देखा गया है। और सबने ये भी माना कि कैसे हम इससे और आगे बढ़ेंगे और देश के लिए और मेडल जीतेंगे। एक बहुत शानदार अवसर था, बहुत लोगों से बात करने का मौका मिला। अभी भी आप देखें, रात इतनी देर रात को भी सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अपने आप में दिखाता है कि खेलों के प्रति इनकी क्या भावना है और किस तरह से अपना योगदान भविष्य में भी, इस उम्र में रिटायर्ड होने के 12-12 साल के बाद भी ये अभी भी अपनी कंट्रीब्यूशन खेलों के लिए दे रहे हैं। जब खेल मंत्री यहाँ एंकरिंग कर रहे थे तो मैं ऑडियंस में बैठा था। ऑडियंस में जो गॉसिप हो रही थी उसमें एक अनोखी बात सामने आई निकलकर कि ये पहले खेल मंत्री हैं जो संवाद भी कर रहे हैं, एंकरिंग भी कर रहे हैं, लोगों की दुखती रगों पर हाथ भी रख रहे हैं, कुरेदने की कोशिश भी कर रहे हैं और खेल को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो एक अनूठा प्रयास हम कह सकते हैं खेल मंत्रालय, भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, क्योंकि मैं खुद में पूर्व में खिलाड़ी रहा तो जानता हूं कि खिलाड़ी किस दौर से गुजरते हैं। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की शरारत नहीं होगी तो घर से वर्षों तक दूर रहना, महीनों महीनों तक नहीं जाना। तो यही परिवार होता, आपस में शरारत चलती है, किसी का नुकसान नहीं करते, लेकिन वही कहीं ना कहीं आपकी बॉन्डिंग बढ़ाती है। वही बातें याद आती हैं, किसी की प्लेट में से कुछ उठा के खुद खा लेना, किसी के घर से कुछ आया तो खुद शेयर कर लेना। शुरू में लगता है, लेकिन बाद में इतनी जुड़ाव होता है सबका आपस में, एक टीम के रूप में, एक परिवार के रूप में। और कहीं ना कहीं आज के युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूं कि आपकी नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है और खेलों में वो नेटवर्क बनाने का भी मौका मिलता है, फिट रहने का मौका भी मिलता है। तो आइए खेलें और देश के लिए कुछ जीतने का प्रयास भी करें। अगर बहुत सीरियस और प्रोफेशनल नहीं खेलना चाहते तो कम से कम फिटनेस के लिए जरूर खेलें। आखिरी सवाल कि ऐसे प्रयास आने वाले ओलंपिक मदर्स डे पर आज देश दुनिया में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जा रहा है। इस दिन को मनाने की शुरुआत औपचारिक तौर पर 1914 में हुई थी। आज दुनिया भर में मातृशक्ति को समर्पित मातृ दिवस मनाया जा रहा है। मां का अर्थ सिर्फ जन्म देने वाली मां से नहीं है, बल्कि शिक्षा और अच्छे संस्कार देने वाली मातृशक्ति को भी मां के नाम से पुकारा जाता है।
कोडरमा की कुसुम देवी के अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन वे गांव के तमाम बच्चों में शिक्षा का अलख जगाकर मां के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं। कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड के करमाटांड में कुसुम देवी पिछले 2 सालों से निरंतर बच्चों को पढ़ा रही हैं। कोरोना काल में जब शिक्षण संस्थाएं बंद थी और बच्चों के पढ़ाई पर ग्रहण लग गया था, तभी कुसुम देवी ने गांव के बच्चों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया, जो स्कूलों के खुलने के बाद भी अनवरत जारी है। जैसे सर लॉकडाउन था ना, पहले तो कहीं कहीं बड़ी लोग बच्चे थे तो जा रहे थे पढ़ने। अब लॉकडाउन हो गया, स्कूल पूरा बंद हो गया तो कहीं नहीं जा रहे थे, तो हम सोचे घर में ही पढ़ाएंगे यहाँ। तो सब दीदी दादा से बोले घर में, और घर वाले गार्जियन भी पूरा बोले कि हाँ पढ़ाना अच्छा है, तो हम पढ़ा रहे हैं। मरकच्चो प्रखंड के तकरीबन 500 आबादी वाले इस करमाटांड गांव में एक भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, लेकिन कुसुम मां की क्लास इस कमी को पूरा कर देती है, जिससे स्थानीय महिलाएं और अभिभावक काफी खुश हैं। दीदी बोली कि मेरा गांव पीछे हो रहा है, बच्चे सब बिगड़ रहे हैं, तो हमको जरूरी है कि इस स्कूल में मतलब होना चाहिए आंगनबाड़ी। तो दीदी बोली सबको घर में कि जाके अपना अपना बच्चा को भेजिए, हम पढ़ाएंगे। तो दीदी को पास भेजे तो दीदी सिखाई। छोटा बच्चा वो कुछ नहीं जानता था, क ख वो भी जान गया, अभी अंतसियार वाला सब जान गया। मतलब 4 साल का वो है, कुछ नहीं जानता, वो सब जान गया। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन भी शिक्षा के क्षेत्र में कुसुम देवी के प्रयासों के कायल हो गए हैं। उन्होंने मरकच्चो प्रखंड के भ्रमण के दौरान कुसुम मां के क्लास में जाकर उनकी सराहना की। ये बहुत खुशी की बात है कि इस गांव में आंगनवाड़ी अगर नहीं है तो यहीं की एक दीदी खुद से स्वेच्छा से जो है गांव के सभी बच्चों को रोज क्लास लेती है, बच्चों को पढ़ाती है। आए दिन देखने को आता है कि सेविका नियुक्त हो चुकी है, आंगनवाड़ी है, फिर भी नहीं खुल रहा है, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। और ये इतना अच्छा जागरूक गांव है कि आंगनवाड़ी नहीं है तो भी गांव वाले आंगनवाड़ी जैसी शिक्षा जो है चला रहे हैं। कुसुम देवी के अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन गांव के तमाम बच्चों में शिक्षा का अलख जगाकर उन्होंने देवी स्वरूपा मां के दर्शन कराए हैं, जिनकी क्लास से करमाटांड और आसपास के बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। कोडरमा से गजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आज दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समेत कई राजनेताओं ने इस खास दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह दिवस हमें बिना किसी भेदभाव के मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। धनबाद के पुटकी में अधिकतम 17.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि राज्य में फिलहाल 13 मई तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 11 मई को कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाओं के चलने की भी आशंका है। इधर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना हुआ है, जो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। पहुंचने के आसार हैं, जिससे पूर्वी तट के राज्यों में भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी के ऊपर डीप डिप्रेशन पिछले 6 घंटों के दौरान 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर इसके गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है। इस बीच चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मछली पकड़ने और पर्यटन संबंधी सभी गतिविधियों को निलंबित करने का सुझाव दिया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में अपर मुख्य सचिव इल ख्यांगते के बेटे के विवाह के उपलक्ष्य पर आयोजित समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने नव दंपति को सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा के रंका प्रखंड में हजरत बाबा तकुशाह के सालाना उर्स में शरीक होकर चादरपोशी की और राज्य तथा देश की सुख समृद्धि की कामना की। सरायकेला अनुमंडल क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक संजय कुमार ने
निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी की उपस्थिति में सरायकेला अनुमंडल क्षेत्र के जिला परिषद पद हेतु नामांकित अभ्यर्थी एवं अभिकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें आदर्श आचार संहिता के अनुपालन सुनिश्चित करने को लेकर बिंदुवार जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लातेहार के उपायुक्त ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय लातेहार का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पंचायत चुनाव से संबंधित कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। बोकारो में उपायुक्त और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बनाए गए विभिन्न कोषांगों और डिस्पैच तथा रिसीविंग सेंटर का निरीक्षण किया और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खूंटी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर द्वितीय चरण के निर्वाचन क्षेत्र कर्रा, तोरपा और रनिया प्रखंड के सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं अभ्यर्थियों के साथ उपायुक्त ने बैठक कर जरूरी हिदायतें दी। इस दौरान अभ्यर्थियों को व्यय लेखा संधारण की प्रक्रिया एवं व्यय लेखा जांच से संबंधित जानकारियां भी दी गई। कोडरमा उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में जिले के ग्रामों को स्वावलंबी बनाने के लिए संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रामगढ़ जिले के उपायुक्त ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के साथ रामगढ़ महाविद्यालय में बनाए गए डिस्पैच सेंटर और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गढ़वा जिले के उपायुक्त ने प्रथम चरण के पंचायत चुनाव से संबंधित सभी निर्वाची पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और जरूरी हिदायतें दी। पाकुड़ में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पंचायत चुनाव के सिलसिले में एनआईसी कक्ष में मतदान कर्मियों का दूसरा रेंडमाइजेशन किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने यौन शोषण का मामला प्रकाश में आने पर रांची बरियातू स्थित बालगिरी दिया सेवा संस्थान का निरीक्षण किया और आवश्यक हिदायत तथा सुझाव दिए। गोड्डा जिले के उपायुक्त ने स्थानीय गोड्डा कॉलेज गोड्डा में बनाए गए वज्रगृह एवं मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर मतदान केंद्र में आवश्यक सुविधा, रूट चार्ट, वैकल्पिक रूट चार्ट और सुरक्षा समेत अन्य विषयों पर विचार विमर्श किया गया। गिरिडीह जिला भाजपा की बैठक आयोजित की गई जिसमें प्रवक्ता सरोज सिंह और जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान जिले में पार्टी संगठन के विस्तार सहित आगामी कार्यक्रम पर चर्चा हुई। कोडरमा उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर संबंधित अधिकारियों से नो कॉस्ट, लो कॉस्ट एवं हाई कॉस्ट खर्च आधारित विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की एवं जिले के विद्यालयों को और भी बेहतर बनाने हेतु प्रखंडवार 10-10 विद्यालयों का चयन करने का निर्देश दिया। पाकुड़ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए उपायुक्त द्वारा महेशपुर प्रखंड स्थित विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में रैंप, बिजली, शौचालय तथा पेयजल की उपलब्धता पर विशेष रूप से जांच की गई। गिरिडीह नगर निगम के जगपतारी मोहल्ले के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक बड़ा सहारा साबित हुआ है। इस योजना के कारण गरीब अल्पसंख्यकों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। गिरिडीह नगर निगम के जगपतारी के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग प्रधानमंत्री आवास पाकर खुश हैं। महिला जहीदा खातून अपनी व्यथा सुनाते हुए कहती हैं कि गरीबी के कारण उनके पास मकान बनाने का पैसा नहीं था। बरसात में खपड़ा के मकान में पानी चूता था तो छतरी लगाकर बैठते थे। आज मकान मिलने से सारी परेशानी खत्म हो गई है। देखिए, हम पहले खपड़ा का मकान में रहते थे तो हमको सरकार कुछ कॉलोनी मिला है, कॉलोनी दिया है तो कॉलोनी हम आज ढलैया मकान बना लिए कुछ अपने से मिला करके। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कुछ कहानी ताहिर और जरहाना खातून की है। इनका कहना है कि बरसात के दिनों में जिंदगी नरक बन जाती थी। गरीबी और पैसे की कमी के कारण कच्चे मकान में रह रहे थे और सर पर छत एक सपना भर था, लेकिन सरकार ने उस सपने को पूरा किया और आज जिंदगी आसान हो गई है। हमारा तकलीफ था, घर बन गया, सरकार दिया। और पहले तो खपड़ा का घर था, बड़ा मुश्किल हो जाता था। मोती के घर दे के मोदी सरकार घर बहुत खुशी है। इसी तरह कमरुद्दीन की जिंदगी में भी प्रधानमंत्री आवास योजना से बदलाव आया है। कमरुद्दीन का कहना है कि खपड़ा के मकान में चाहे सर्दी हो या गर्मी या बरसात, सब मौसम में दुख था। आज सरकार ने मकान दिया जो जिंदगी में खुशियों का आशियाना बन गया। पहले मजदूरी करते थे, मजदूरी करके हम घर नहीं बना पाते थे। मट्टी का खपड़ा का घर था,
सरकार हमको घर दिया, घर बना लिए और अब हम घर में रह रहे हैं सब मिलजुल के। घर तो टूट गया था, लेकिन पानी चुभता था, गेट भी नहीं था और सरकार हमको घर दिया था, अच्छा सुरक्षित से रहते हैं और सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, हमको बहुत अच्छा से सुरक्षित दिया। इन सबों के चेहरे की चमक यह बतलाने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से उनके जिंदगी में कितना सकारात्मक बदलाव आया है। जिनके मकान अभी बन रहे हैं वो भी काफी सुकून महसूस कर केंद्र सरकार का आभार करते नहीं थकते। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने अपने दूसरे मैच में गुजरात को 20-0 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। झारखंड की टीम ने आक्रामक शुरुआत करते हुए अपना पहला गोल मैच के 32वें सेकंड में ही दाग दिया और 4 मिनट के अंदर ही बढ़त को 3-0 कर दिया। झारखंड के खिलाड़ियों के सामने हॉकी गुजरात की टीम की एक नहीं चली और वे गोल पर गोल खाते रहे। इधर सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में भी टीम झारखंड का जलवा देखने को मिला। झारखंड की टीम ने अपने पहले मैच में पुडुचेरी को 36-0 से पराजित कर प्रतियोगिता में आक्रामक अंदाज में शुरुआत की। वेतन डुंगडुंग ने उम्दा प्रदर्शन दिखाते हुए ताबड़तोड़ 10 गोल दागे। झारखंड की टीम ने प्रत्येक 1 मिनट 66 सेकंड के हिसाब से पूरे खेल अवधि में गोल दागे। गोड्डा में 7वीं झारखंड मिनी वॉलीबॉल प्रतियोगिता की खिताबी भिड़ंत रांची और धनबाद की टीम के बीच होगी। सेमीफाइनल मुकाबले में गत विजेता रांची ने बोकारो को सीधे सेटों में पराजित किया। वहीं धनबाद ने गत उप विजेता रामगढ़ को हराकर फाइनल में जगह बनाई। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं एक अन्य मैच में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच जीतकर वापसी की थी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम लगातार 3 मैच हारने के बाद इस मैच में उतर रही है और ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद की कोशिश होगी कि यह मैच जीतकर शीर्ष 4 की तरफ कदम बढ़ाएं। इस मैच में सबकी नजर विराट कोहली और प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर सेना के बैंड ने पारंपरिक धुन बजाई। धाम के कपाट आज सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस अवसर पर सेना के बैंड ने पारंपरिक धुन बजाई। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ मंदिर भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। कपाट खोलने से पहले मंदिर की भव्य सजावट की गई थी। इससे पूर्व केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को ही खोल दिए गए थे। 4 धाम यात्रा अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट खोलने के साथ शुरू की गई थी। इस वर्ष बड़ी संख्या में भक्तों के साथ 4 धाम आने की संभावना है, क्योंकि 2019 के बाद ये पहली बार है जब कोविड प्रतिबंधों के बगैर ये यात्रा शुरू हुई। और अंत में मुख्य समाचार। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की प्रधानमंत्री ने की समीक्षा। बच्चों को तकनीक के अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए हाइब्रिड शिक्षा मॉडल पर दिया जोर। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के प्रत्याशियों को कल मिलेगा चुनाव चिन्ह। अंतिम चरण के नामांकन पत्रों की जांच कल भी रहेगी जारी। प्रचार अभियान तेज। खान सचिव पूजा सिंघल मामले से जुड़ा सीए सुमन कुमार देर शाम गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय आज भी कर सकता है पूछताछ। भ्रष्टाचार के विरुद्ध भाजपा का सभी जिलों में प्रदर्शन। और राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने गुजरात को 20-0 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने पुडुचेरी को 36-0 से दी मात।